गुड इवनिंग। आज सिद्धयोग न्यूज़ के संस्थापक मैं राजेश कुमार सिंह, औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी। आज औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी एपिसोड 14 कड़ी 14 के हमारे गेस्ट सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी। सर, सिद्धयोग न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग को सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी के बारे में कुछ बता दूं, जो आज हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं। औरंगाबाद जिला बने हुए 50 साल हो गए और उसका हम लोग गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी के अवसर पर सिद्धयोग के तरफ से, सिद्धयोग न्यूज़ के तरफ से एक धारावाहिक चल रही है जिसका नाम औरंगाबाद की कहानी सिद्धेश्वर विद्यार्थी की जुबानी। तो मैं इनके बारे में आपको बता दूं। सिद्धेश्वर बाबू देव में एक चैनपुर गांव है, वहां के रहने वाले हैं। इन्होंने 1984 में अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद 1989 में LLB की पढ़ाई अपना कंप्लीट की कॉमर्स कॉलेज पटना से। उसके बाद इन्होंने 1990 में एडवोकेट एसोसिएशन औरंगाबाद ज्वाइन किए। फिर इन्हें शुरू से रुचि रहा एक समाजसेवी के रूप में। तो भारतीय जनता युवा परिषद के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। श्री इंदर नामधारी जी के प्रदेश कार्य समिति के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मैं इनके बारे में बता दूं कि 1992 में जन विकास परिषद, जनेश्वर विकास केंद्र और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आज जो हम लोग जिला का स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रशासन से रिक्वेस्ट कर ये जिला स्थापना दिवस मनाए, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं उसके लिए दर्शक से भी एक इनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा। औरंगाबाद में 9 महोत्सव मनाया जाता है, उसमें इनकी बहुत बड़ी योगदान है। देव जो पूरे बिहार में छठ जो मनता है, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले देव महोत्सव हुआ था, तो उसमें सिद्धेश्वर बाबू की बहुत बड़ी योगदान है। 9 जो महोत्सव होते हैं उसका भी मैं आप लोग को नाम बता दूं। अंबे महोत्सव, गजना महोत्सव, विष्णुधाम महोत्सव जो जमहोर में मनता है, श्री चंडी महोत्सव जो रपुरा गांव में है, पंचदेव महोत्सव, उनगा महोत्सव और पुनपुन महोत्सव। तो जो आज औरंगाबाद में जिस तरह से मैं भोपाल, दिल्ली, मुंबई में देखता हूं कि हर एक महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है स्टेट में, तो इन्होंने औरंगाबाद जिला में जितने महोत्सव बन रहे हैं, आगे बढ़ चढ़कर उस महोत्सव सेलिब्रेशन करने के लिए प्रशासन से रिक्वेस्ट कर लोगों का साथ लेकर इन्होंने वो सब महोत्सव स्टार्ट किया है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सिद्धेश्वर बाबू कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जिला में आजकल जितने रंगारंग कार्यक्रम और जितने भी साहित्यिक और जितने भी मतलब आप सामाजिक काम हो रहे हैं, उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। और इससे भी बड़ी एक चीज मैं बता दूं कि इन्होंने कुछ दिन पहले दहेज मुक्त एक शादी करवाना स्टार्ट किया, और उससे भी बड़ी खासियत है कि इन्होंने अपना विवाह भी उसी महोत्सव में करवाया बिना दहेज लिए हुए। तो एक बहुत बड़ी एक समाज के लिए सीख है और रियली ये बहुत अप्रिशिएबल है। जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। तो मैं सिद्धेश्वर बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, मैं आपसे इस औरंगाबाद की कहानी सिद्धेश्वर बाबू की जुबानी के, क्योंकि आज हमारे गेस्ट हैं आप मेरे स्टूडियो के, तो सर मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि औरंगाबाद नामकरण कैसे हुआ? औरंगाबाद नाम कब पड़ा सर? राजेश जी, आपको और सभी को नमस्कार। हम लोग औरंगाबाद के वासी हैं, औरंगाबाद के हम लोग रहने वाले हैं।
और आज भी जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं इस ज़िले के, वो भी औरंगाबाद नहीं नौरंगा कहते हैं इसको। नौरंगा से संबोधित करते हैं इस शहर को। इसका मतलब कि पहले इस शहर का नाम नौरंगा था, लेकिन जब औरंगजेब यहाँ आया, औरंगजेब यहाँ औरंगाबाद में आया, इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। और उसके आने के बाद इस ज़िले का नाम बदल गया और यह ज़िला नौरंगा से औरंगाबाद हो गया। आज यह ज़िला औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। तो यह मुगलकालीन अवधि में इस ज़िले का नाम नौरंगा से औरंगाबाद हो गया। तो सर आप बता सकते हैं कि नौरंगाबाद नाम सर कैसे पड़ा, इसके बारे में कुछ आप विशेष नॉलेज दे सकते हैं हम लोग को? हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ नौरंगदेव नाम के राजा थे औरंगाबाद में, और वह बहुत लोकप्रिय राजा थे जी। और इसलिए उसी के नाम पर इस जगह का नाम नौरंगा हुआ। ये किस सदी की बात है सर? यह मुगल काल के पहले की बात है जी। ऑथेंटिक डेट नहीं बता सकते हैं, जी। लेकिन मुगल काल था उसके पहले की जो राजा रजवाड़े का समय था जी। उस समय लोकप्रिय राजा नौरंगदेव के नाम पर ही यह जिले का नाम नौरंगा रखा गया। और ये औरंगजेब जो नौरंगाबाद से जो औरंगाबाद जो हुआ, तो ये कब की घटना है, ये सर बता सकते हैं? औरंगजेब की अवधि के समय जब औरंगजेब था इस शासक इस देश का, और उस समय औरंगाबाद इस शहर से उनकी सेना जा रही थी, यहाँ रुके थे औरंगजेब जी। उसी समय इस शहर का नाम उनके अनुयायियों ने इस शहर का नाम औरंगाबाद रखा। तो उस समय उनके यहाँ पर कोई दीवान वान टाइप के होंगे, चाहे कोई उस तरह का जमींदार जो इस एरिया को देखते होंगे? जैसे मैं सुनने में आया कि जो दाऊद नगर जो है, जो दाऊद खां थे, शायद उनके दीवान थे, या जो भी, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें सर। ये क्या कितना तक सही है? नहीं बिल्कुल सही है, कितना सही, बिल्कुल सही है कि जो औरंगजेब के अनुयायी थे या उनके जो कर्ता धर्ता थे, उन लोगों ने उनको खुशामदी में उनकी खुश करने के लिए इस जिले का नाम नौरंगा रखा। अच्छा। यह सत्य है कि उनके ही लोगों ने इस तो जो दाऊद खां थे, तो वो क्या मतलब यही औरंगाबाद के रहने वाले थे? हाँ बिल्कुल, दाऊद नगर उनके जो दाऊद किला है जी जी, वो वहीं के थे। दाऊद नगर में उनका किला था जी। इस जिले के ही वासी थे दाऊद खां। सर आप 1984 में आप ग्रेजुएट किए, उस समय की औरंगाबाद और जब हमारा औरंगाबाद जिला हुआ 1973 में, तो उस समय का 73 और 84 के औरंगाबाद के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें सर। मैं आपको बताऊं राजेश जी कि 23 जनवरी 1973 को जिला बना। जी। तत्कालीन मुख्यमंत्री किरार पांडे जी गेट स्कूल के मैदान में आए थे जी। जिले का उद्घाटन किया था। और कलेक्ट्रेट गेट में आप कलेक्ट्रेट में आप डीएम साहब के कार्यालय में गए होंगे तो देखा होगा कि 23 तारीख को जिले का उद्घाटन हुआ और 24 तारीख को पहला डीएम ज्वाइन किया। सूची देखेंगे? अच्छा। नहीं देखे होंगे तो जी। जाके ध्यान से देखेंगे। 24 तारीख को डीएम पहला डीएम ज्वाइन किया औरंगाबाद में। तो 23 जनवरी 1973 के पहले औरंगाबाद में मंडल था जी। शहर का विकास तो नहीं था जितना अभी है, लेकिन आज भी शहर का विकास सिर्फ आबादी के लिहाज से हुआ है। और मैं कहूँ तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज अभी खुला है, इसके चलते औरंगाबाद को हम कह सकते हैं कि आबादी ने विकास किया और दूसरा आप और रविंद्र बाबू ने इतना सुंदर एक संस्थान को भी दिया। इसके अलावे अगर हम आप देखें औरंगाबाद में तो कलेक्टर साहब बैठते हैं, जज साहब बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं, उसके अलावा बहुत चीज़ें हम औरंगाबाद को नहीं मिला। आज भी औरंगाबाद मुख्यालय रेलवे लाइन से जुटा हुआ है जी। आज भी औरंगाबाद हवाई अड्डा से जुटा हुआ है। आज भी औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज भी औरंगाबाद में कृषि कॉलेज नहीं। आज भी औरंगाबाद खेती है, लेकिन जो कोयल नहर है आज भी वह जस का तस है, उससे कोई लाभ किसानों को नहीं मिल रहा। कृषि प्रधान जिला है, आज भी कोई कृषि संबंधित यहाँ कोई फैक्ट्री उद्योग नहीं है। तो बहुत कुछ जिला बनने से बहुत कुछ बदला नहीं,
मतलब 73 में जो था और अभी में कोई बहुत- खास अंतर कोई नहीं। खास अंतर नहीं है। अंतर आप लोग जैसे आदमी कुछ कर रहे हैं जिससे अंतर हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो शासन प्रशासन की ओर से कुछ ऐसा काम नहीं किया गया जिससे हम कह सकते हैं कि बहुत बहुत कुछ जिला को मिला। लेकिन सर जैसे मैं एक बात और कहें जी जिला बनने के पूर्व जिला में बड़ी शांति थी, बहुत शांति थी जिला में। जिला बनने के बाद तो 50-60 मर्डर एक बार हुए, ये 73 के बाद ही हुआ जी 73 के पहले नहीं हुआ। 73 के बाद ही जो घटनाएं घटी इस शहर में, जी तो ये भी आप कर सकते हैं कि उसके पहले तो बड़ा अमन चैन था इस जिले में। अमन चैन अगर बिगड़ा है तो जिला बनने के ही बाद ही बिगड़ा है, जी। तो ये भी इसको भी आप अंदाज ले सकते हैं। लेकिन सर पूरे बिहार को अगर देखा जाए तो और भी जैसे जिला है तो उसमें बोला जाता है कि औरंगाबाद एक छोटा जिला है लेकिन काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है, तो इस पर आप सर क्या इस कहेंगे? पर हम कह सकते हैं और उदाहरण के साथ कह सकते हैं राजेश जी, हमारे जिला से 10 साल पीछे जिला बना कैमूर। जी औरंगाबाद जिला से 10 साल पीछे, 10 साल छोटा है कैमूर जिला, लेकिन आप वहाँ जाएंगे औरंगाबाद में कोई सुविधा संपन्न कोई बस अड्डा नहीं है, अभी भी कोई बस अड्डा नहीं है आपके औरंगाबाद में जहाँ बिजली हो, जहाँ शौचालय हो, जहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो, वहाँ है। वहाँ पर आप जाके 7 बजे के बाद देखें आप वहाँ कोई एक आदमी भी नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमसे 10 साल पीछे बना जिला कैमूर, वहाँ प्रखंड मुख्यालय में बस अड्डा बने, वहाँ 2-2 हवाई अड्डे हैं, वहाँ खेल स्टेडियम है। आज कई वर्षों पहले भगवा में आप जाके देखें, मतलब सुविधा संपन्न वहाँ खेल स्टेडियम है। वहाँ बिजली कटती ही नहीं है। आज तो है कि जब जैना बिजली नहीं रहती थी कहीं बिहार में, उस दिन भी वहाँ बिजली नहीं कटती थी भभुआ में, और भभुआ बहुत तेज़ी से विकास किया है औरंगाबाद में। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बगल के जिला आता है, आप देख सकते हैं, भभुआ से हम मिलान कर सकते हैं। लेकिन सर ऐसा माना जाता है, आप बता रहे हैं तो मतलब सही बता रहे होंगे, लेकिन औरंगाबाद जिला जैसे एनटीपीसी आया, श्री सीमेंट आया, चाहे यहाँ की जो सड़कें पहले तो नहीं लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं, पहले की तो मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन अभी जो शहरें, मार्केट, मॉल, दुकान, चाहे लोग के एम्प्लॉयमेंट, युवा लोग जितने आजकल सब अच्छे अच्छे दुकान शोरूम खोल रहे हैं, तो उस नज़रिया पर आप थोड़ा अपना नज़र डालें। ठीक है, आपका कहना, आपकी बात से हम सहमत हैं। ये सड़कें बनी हैं, बिजली व्यवस्था सुधरी है। बिहार में बहुत जिला में काफ़ी क्रिमिनलाइजेशन है, मतलब गैंग वार होता है, लेकिन औरंगाबाद देखा जाता है कि वो सब जिला से थोड़ा डिफरेंट है, तो उसमें हमारे क्या जो पहले के जनप्रतिनिधि थे उनका ये असर है, इसमें यहाँ के लोगों की कितना भूमिका है? ऐसा है कि थोड़ा दूसरे नज़र से आप देखें, यहाँ के लोग में सही में इसमें शामिल नहीं है जी, लेकिन जो गैंगवार करते हैं बाहर, वो आकर के यहीं रहते हैं, वो यहीं शरण लेते हैं, और यहीं कई पकड़े गए हैं। लगातार कई गैंगवार करके बड़े बड़े लोग यहाँ पकड़े गए हैं। तो यह तो है सर, यहाँ शरण देने वाले तो लोग हैं, तो इसमें भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि बाहर के लोग भी बचने यहाँ नहीं आए औरंगाबाद। इसमें है कि पुलिस प्रशासन को इस पर मतलब, और यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी हो कि ऐसा लोग को शरण करे तो उन्हें दंडित किया जाए, बिल्कुल एकदम, जिससे हमारी शहर और मतलब अच्छा शांत अच्छा रहेगा। सर मैं बिहार में और जिला के देता हूँ, औरंगाबाद से भी डॉक्टर, इंजीनियर, इनफैक्ट बीपीएससी या यूपीएससी में लड़के लोग निकाल रहे हैं, तो एक कैसी सोच बनी है यहाँ के गार्जियन लोग में, यहाँ के अभिभावक में कि हमारे बच्चे अच्छे करें, और बिहार में कैसा पोजीशन है औरंगाबाद के लोगों का? नहीं सर, पढ़ाई के प्रति रुचि लोगों को बढ़ी है। जी, एक चीज़ बताएं, मतलब आप काफ़ी मतलब इंटेलेक्चुअल भी हैं, समाजसेवी भी हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं। आजकल देखते हैं कि बिहारी लोग हर एक जगह बाहर जा रहे हैं, इनफैक्ट औरंगाबाद के ही काफ़ी हमारे औरंगाबाद वासी, खासकर गांव देहात के जितने हैं जहां नहर वहर नहीं लगता, इनफैक्ट नहर के भी जगह के, बॉम्बे में, दिल्ली में गार्ड का नौकरी, चौकीदार का नौकरी, और भी छोटा मोटा 10,000 5,000 का नौकरी करते हैं। तो इसको सर हम लोग कैसे रोक सकते हैं? इसमें औरंगाबाद वासी के लोगों का क्या रोल रहेगा? पहले तो मानसिकता बदलना पड़ेगा। पहली मानसिकता हम लोग को ठीक नहीं है। हम लोग जो काम घर पर कर सकते हैं जी, वो हम लोग घर पर नहीं कर करके हम लोग वही काम पंजाब में जाकर करते हैं जी, वही काम हम लोग जाकर दिल्ली में करते हैं, वह काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो पहले तो मानसिकता बदलनी पड़ेगी हम लोगों को कि हम लोग अपना काम भी अपने से कर सकते हैं।
10 बीघा 20 बीघा खेती बाड़ी छोड़ करके वो आदमी जाता है पंजाब में, वो वहाँ भी खेती करता है। सही बात। वहाँ भी खेती करता है, अपना खेती नहीं करता है। अपना खेती करने में उस आदमी को शिकायत लगता है जी। कि लोग क्या कहेंगे कि हम खेती कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में जाकर के हम वही काम करते हैं तो हमको लगता है कि बड़ा हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहले तो मानसिकता बदलनी पड़ेगी, और दूसरी बात हम लोगों को अवसर देना पड़ेगा। अवसर के लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो सरकार है, उनको संसाधन जुटाने पड़ेंगे। बिजली घर खुला है जी, हुआ, यहाँ के लोगों को फायदा नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ काम करना चाहिए। यहाँ कृषि प्रधान जिला है, तो आप कृषि पर आधारित आप फैक्ट्री करें, उद्योग लगाएं, यहाँ के लोगों को मौका दें। यहाँ के आप औरंगाबाद में देख लें, यहाँ बाहर के लोग 50% रोजगार हैं। यहाँ आप बिजनेस में भी 50% बाहर के लोग हैं, गया के लोग हैं, तो रोहतास के लोग हैं, तो कैमूर के लोग हैं, उसमें भी औरंगाबाद के लोग नहीं। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो यहाँ के लोग खोजिएगा तो मजदूरी करते आपको बाजार में, दिल्ली में। यहाँ तो आप सर बहुत मानसिकता बदलनी पड़ेगी यहाँ के लोगों को, मानसिकता ठीक नहीं है जी। तो उसके लिए सर क्या मतलब, आप तो काफ़ी अच्छे समाज सेवी हैं और मतलब काफ़ी बुद्धिजीवी चेतना के हैं, तो कैसे सर लोग की मानसिकता बदला जा सकता है? इसके लिए क्या एक मुहिम चलाना पड़ेगा, कैसे इसको कर सकते हैं? बिल्कुल, मानसिकता बदलने के लिए आप देखिए, जैसे लोग मिश्रा जी जैसे लोग, हमारे अभिभावक कुमार जोगिंदर लोग जैसे लोग, यहाँ पत्रकार हैं रमाकांत जी जैसे लोग, ये सब लोगों को गाँव में जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि आप अपना काम छोड़ करके दूसरा काम करने की क्या जरूरत है। आप अपना काम कीजिए, आप देव में काम कीजिए, बरगांव में काम कीजिए, आप किसी जगह काम कीजिए। यहाँ तो अवसर पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, उनको सहने की जरूरत है। जब बाहर के लोग आकर के यहाँ जम सकते हैं, तो सही बात है। तो आप क्यों नहीं जम सकते हैं? तो ये सब बात जागरूकता फैलाने की। तो मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि यहाँ के लोग को जागरूक होना पड़ेगा, अपना मानसिकता चेंज होना पड़ेगा। बाहर जाकर 10,000 15,000 की जो नौकरी करते हैं वो यहीं पर अपना रोजगार ढूंढे करें। जैसा सिद्धेश्वर बाबू बताया ना कि अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट के लोग आकर यहाँ ज़्यादा दुकान और ये सब खोले हैं, तो यहाँ के लोकल लोग भी अपने जिला को सजाने और संवारने में लगे, ज़्यादा खुशी होगी, औरंगाबाद और विकास करेगा। मेरा ऐसा नहीं मानना है कि बाहर के लोग नहीं आए, जब तक बाहर के लोग आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, आदान प्रदान नहीं होगा तो जिला विकास नहीं हो सकता है। वो भी आवे, लेकिन यहाँ के लोकल लोग भी उस पर इन्वॉल्व है। ये सिद्धेश्वर बाबू की बहुत बड़ी सोच है। अब मैं सर बताऊं कि जिस तरह से हम लोग पहले मुंबई में चाहे भोपाल में काफ़ी महोत्सव, काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम, अब देव महोत्सव अभी कुछ दिन पहले हुआ था, मैं देख रहा था कि बहुत ही अच्छा, और उसके थ्रू बहुत बड़े बड़े कलाकार नेशनल लेवल के आए थे, यहाँ के मंत्री और सारे लोग आए थे। तो ये सर कैसे आप लोग इसको उस पर थोड़ा अपना बताएं कि जितने 9 महोत्सव जो हो रहे हैं, देव गजना और भी जितने महोत्सव हैं, तो इसमें सर कैसे आप आगे बढ़े सर? 1992 91 की बात है जी। हमारे देव के एक नीलम जी थे जी, तो उन्होंने कहा कि जैसे वैशाली महोत्सव होता है, राजगीर महोत्सव होता है, देव महोत्सव क्यों नहीं हो सकता? सब होना चाहिए। उसके बाद हमको भी लगा कि नहीं, नीलम बाबू का कहना बिल्कुल सही है। जब महोत्सव हो रहे हैं तो फिर देव तो उससे कम महत्व की जगह नहीं है जी। यहाँ महोत्सव होना चाहिए। तो बाकी सारे लोगों से, अपने कुमार जोगिंदर बाबू से भी हमने राय सलाह लिया, बाकी जितने लोग हमारे थे सब लोग से हमने राय सलाह लिया और निर्णय लिया कि नहीं, महोत्सव होना चाहिए। बैठक किया, लोग नई नई चीज़ थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे, सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब दृढ़ संकल्प आदमी ले लेता है तो वह आदमी काम हो जाता है। तो हम लोगों ने 1992 में पहला महोत्सव हम लोगों ने शुरू किया, और बहुत कम बजट में किया, मात्र 10,000 रुपये में हम लोगों ने पहला महोत्सव 1992 में किया। और महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यही था कि देव का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, और देव जो सूर्य मंदिर है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर जी। और उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ के बच्चे देखे होंगे, बाहर के लोग देखे होंगे, इतना कलात्मक है जी कि आप ध्यान से देखेंगे तो रड से गुथा हुआ पत्थर है, रड से गुथा हुआ है, सीमेंट उसमें एक सीमेंट भी लगा हुआ नहीं है। जैसे हम लोग कपड़ा सुई से सीते हैं वैसे रड लगा हुआ, रड में पत्थर पर पत्थर खड़ा किया हुआ है, और इतना सुंदर पत्थर है, इतना कलात्मक है
कि आप आश्चर्य करेंगे, सीमेंट से बना हुआ मंदिर नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे। हमने कहा इतना सुंदर मंदिर, इतना आकर्षक मंदिर, इतना पुराना मंदिर, जितना विकास होना चाहिए था यहाँ पर नहीं हुआ, जितनी प्रसिद्धि होनी चाहिए थी देव का नहीं हुआ। इसलिए देव को हाईलाइट किया जाए, और देव को हाईलाइट करने के लिए हम लोगों ने महोत्सव की शुरुआत की, और साथ साथ स्थानीय लोगों को मंच दें, स्थानीय छात्र छात्राओं को मंच दें, इसके लिए हम लोगों ने महोत्सव किया। स्थानीय जो सभ्यता और संस्कृति है इसको हम दुनिया तक पहुँचाएं, इसके लिए हम लोगों ने महोत्सव किया। और हम लोग महोत्सव में तो फिर इतना लोकप्रिय हुआ कि बिहार सरकार में मंत्री बने सुरेश पासवान, लगा कि सबसे पहला काम हमको यही करना चाहिए जी। तो 8-9 वर्ष तक हम लोगों ने किया जन सहयोग से, और जब मंत्री बने तो सुरेश पासवान पहला काम इन्होंने किया कि महोत्सव का अधिग्रहण कराया। भाई इतने बड़े इतना बड़े लोकप्रिय कार्यक्रम है, इससे उन्हें अगर दूसरा कुछ काम ही ना हो सकता है। सही बात। तो यह इस तरह से हम लोग का हुआ, और फिर तो लगातार महोत्सव होते गए। अब आज 4 महोत्सव सरकारी कर्म हो गए हैं जी। देव महोत्सव, उनका महोत्सव, अम्बा और गजना 4 में सरकार करा ली, अधिग्रहण कर लिया जी। बाकी 5 महोत्सव में हम लगे हैं। उम्मीद है कि ये भी महोत्सव सरकार ले लेगी बहुत कम समय। मैं बता दूं, मतलब सिद्धेश्वर बाबू के बारे में एक बार यहाँ जो रपुरा में जो है मंदिर, और वो भी महोत्सव वहाँ सेलिब्रेट, उसमें हमें और हमारे चेयरमैन सर को भी बुलाया गया था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वहाँ भी मैं देखा कि 7-8 बजे रात में ये वहाँ उपस्थित थे, और बड़ा ये से मतलब एक बोला जाता है कि किसी के जैसे जो स्टूडेंट है बहुत अच्छी तरह से वॉच कर रहे थे हर एक चीज़ को, तो इनके अंदर एक जुनून है। तो जैसे सर देव महोत्सव एक बिहार का जो सूर्य छठ जो पूजा है, अब तो खैर बिहार नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जाता है, इनफैक्ट अमेरिका में भी छठ पूजा होता है, वहाँ 10 लाख 12 लाख की भीड़ जुटती है। लेकिन अभी भी सर वहाँ पर उस तरह से ना अच्छे होटल हैं, ना अच्छे कम्युनिकेशन है, ना अच्छे सफाई है, तो उस पर सर आप लोग का क्या करना है? नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं। तो सूर्य भगवान की कृपा है कि इतनी भीड़ होने के बाद भी कोई बड़ी घटना आज तक नहीं घटी। सूर्य भगवान की कृपा ही कर सकते हैं जी। वहाँ आप देव जाएंगे तो बहुत सारी गलियाँ हैं जी। वहाँ कोई चारों तरफ का कोई सड़क नहीं है कि कनेक्टेड सड़क हो, नहीं, हाँ नहीं है, कनेक्टेड सड़क नहीं है, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी होती है। आज भी वहाँ लकड़ी का पुल दे सकते हैं, कभी लकड़ी का पुल टूट जाएगा, बिजली करंट पैदा हो सकता है। यह आज देव में है। देव में एक ही तालाब है जी, 2 तालाब अभी हुआ है कुछ दिन पहले। उतना भीड़ एक ही तालाब में एक बार एक समय में आना तो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्याओं को एक ही उपाय है कि आप देव के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाएं। सही बात, मास्टर प्लान बनाएं, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को लगातार हम लोग उनको ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जी, कि मास्टर प्लान बन नहीं रहा है। तो देव को विकास के लिए एक मास्टर प्लान बना करके, और इसके जो विशेषज्ञ हैं उनको बैठा करके मास्टर प्लान बना करके मास्टर प्लान के तहत काम करने की जरूरत है। और वहाँ एक साथ 10 लाख 15 लाख लोग आ जाएं, इसका हटाव कैसे हो, कोई बड़ी घटना नहीं घटे, इसके लिए काम करने की, मतलब सरकार को इस पर गंभीर, प्रशासन से गंभीर होकर सोचना चाहिए। ये नहीं कि जब घटना हो जाए तब फिर जगह, उसके पहले उनको करना चाहिए कि अच्छे होटल हों, अच्छे रास्ते हों। तो बाहर के भी लोग, मैं तो देखता हूँ कि लोग जो बिहार से विदेश में चल गए हैं तो उनकी मन्नत होती है तो देव आते हैं। तो मतलब सरकार को इसमें बहुत जबरदस्त सोचना चाहिए। आपका सही सर कहना है। तो जो 9 जो सर महोत्सव होता है, तो हमारे दर्शक यहाँ बैठे हुए, तो 9 महोत्सव के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा बताएंगे सर, कि वो कैसे महत्व है उस जगह का? अभी देव के बारे में बताया हम लोग आपको जी। दूसरा महोत्सव हम लोग 1997 में उमगा शुरू किए। उमगा बहुत से बच्चे नहीं गए होंगे, जाना चाहिए। वहाँ बहुत बड़ा पर्वत निकला है जी, सूर्य मंदिर है, और वहाँ सब सैकड़ों देवी देवता हैं पहाड़ों पर। प्रेमानंद जी ने किताब लिखी है, खोज किया है, पुरातत्ववेता भी वहाँ आए हैं। उनका कहना है कि यह मंदिर नहीं, मंदिर बनाने का यह फैक्ट्री है था उनका, वहीं से पत्थर काट करके बाकी मंदिर बनाए जाते थे। अच्छा, इतना महत्वपूर्ण जगह है वह उनका। लेकिन उसका भी अपेक्षित विकास नहीं हुआ, उसका भी अपेक्षित प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उसका भी कोई सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं कराया गया आज, ताकि लोग जा सकें। पहाड़ पर चढ़ने के लिए रोपवे का निर्माण हो सकता था, रोपवे का निर्माण नहीं हुआ। पर्वत श्रृंखला को अगर बहुत बढ़िया से साज संवारते तो बहुत बड़े, बहुत दूर दूर तक लोग आके इसका दर्शन कर सकते, कुछ नहीं किया। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने महोत्सव शुरू किया।
और वहाँ भी महोत्सव 2015 से सरकारीकरण हो गया, 2015 से सरकार करा रही है। उसी तरह से अम्बा, राजेश जी शायद याद है कि नहीं याद है, बाकी लोगों को याद होगा कि वहाँ अम्बा एक मंदिर था, वहाँ बिल्कुल झोपड़ीनुमा मंदिर। सही बात है, झोपड़ीनुमा मंदिर था, वहाँ मंदिर नहीं था, झोपड़ी था वो। हम लोग जब उसके सेक्रेटरी बने तो आज बहुत सुंदर आकर्षक मंदिर वहाँ बना है, और उसकी भी प्रसिद्धि के लिए वहाँ भी विकास हो, वहाँ भी सुविधाएँ हो, इसके लिए हम लोगों ने महोत्सव शुरू किया 2004 में, और आज इस वर्ष से महोत्सव सरकारीकरण हो गया। 2004 में हम लोग गजना महोत्सव की शुरुआत किया था। गजना में बहुत लोग नहीं गए होंगे, जाना चाहिए, स्कूल पर से एक बार बच्चों को भेजिए जरूर। हाँ, गजना एकदम नवीनगर से 15 किलोमीटर झारखंड बॉर्डर पर है। बस नदी किनारे, नदी उस पार कीजिए झारखंड, नदी इस पार बिहार, उस जगह मंदिर है। वहाँ भी हम लोग 2000 में महोत्सव शुरू किया। वहाँ माँ का मंदिर है, और कोई निराकार मंदिर है, कोई मूर्ति माँ का नहीं है, उसकी भी शक्ति आरपार है। वहाँ जो भी जाता है, जो भी मांगता है उसको मिलता है। और वहाँ पाव भर घी में 1 किलो आटा बनता है, और कभी कमता नहीं है। अच्छा। कभी घी कमता नहीं है, उतना ही में वहाँ प्रसाद बनता है। इतना वहाँ प्रसिद्धि है। तो उसका भी वही हाल है, वहाँ भी बॉर्डर पर वहाँ भी विकास नहीं था, उसको भी हाईलाइट करने के लिए हम लोग ने महोत्सव शुरू किया। उसके बाद बगल में है सर, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, यहाँ यह जो पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी सुनते जानते होंगे, पुनपुन नदी जो गंगा में मिलती है पटना में, वह पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है औरंगाबाद जी। यह पुनपुन नदी औरंगाबाद से ही निकली है। गजना के बगल में टंडवा गाँव है, टंडवा के बगल में कुंड पर है, वहीं से पुनपुन नदी निकला है। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं, लोगों को जानकारी हो, और पुनपुन नदी अतिक्रमण हो गया है। अच्छा, अतिक्रमित कर लिया है वहाँ, तो उसको अतिक्रमण मुक्त हो, वहाँ का विकास हो, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल औरंगाबाद में हो, लोग जाने, उसके लिए हम लोगों ने पुनपुन महोत्सव शुरू किया टंडवा में। उसके बाद हम लोग शुरू किया यहाँ पंचदेव धाम में। उसके बाद शुरू किया हम लोग विष्णु धाम जमोर में। यहाँ जमोर भी नहीं गए होंगे सर, यह भी देखने लायक है राजेश। अच्छा, यह भी विष्णु धाम भी, यह भी देखने लायक है। पुनपुन और बटानी का संगम स्थल है। तो क्या विष्णु जी का यहाँ कुछ है, विष्णु धाम नाम के ऊपर? वही बता रहे हैं, वहाँ बटाने और पुनपुन नदी का संगम स्थल है, और वहाँ विष्णु जी का बहुत मूर्ति है, जो बिहार को नहीं है, गया में है तो विष्णु पद है जी, वहाँ नहीं है। यहाँ इनकी साक्षात चतुर्भुज मूर्ति है। अच्छा, बहुत खूबसूरत मंदिर है जी, और बहुत आकर्षक जगह है जी। संगम है, पुनपुन और बटानी नदी का संगम पर विष्णु भगवान की मूर्ति है जी। उसका भी हम लोगों ने महोत्सव शुरुआत की। अब आज विष्णु पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में चर्चा हो रहा है। महोत्सव है 25-26 को, आप लोग आए देखने वहाँ। तो उद्देश्य यही था कि अपने जो जिले के हम बाहर हम लोग घूमने जाते हैं, तो यहाँ से कम महत्व वाले जगह पर, छोटी छोटी जगह पर उसको साज के संवार करके लोग वहाँ देखने जाते हैं जी। यहाँ इतनी बड़ी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार जी उनको लोगों को बताया नहीं गया। तो लोगों को बताने के लिए, देश दुनिया को बताने के लिए, उनके महत्व को, उस जगह को हम लोगों ने महोत्सव की शुरुआत की। और बड़ी खुशी है कि आज सभी जगह पर को लोग जानते हैं, कम से कम जिला और जिले से बाहर प्रदेश में इसकी और प्रसिद्धि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और महोत्सव बहुत उचित माध्यम है इसका, बहुत ही सराहनीय काम। और मैं अपने चैनल के थ्रू, ये सिर्फ बिहार नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया, और हमारा सिटीयुग न्यूज़ आप यूट्यूब पर लोग लाइक कर सकते हैं। और जैसे सिद्धेश्वर बाबू आए हैं, उसी तरह हर एक कड़ी में हमारे नए नए मेहमान आएंगे जो औरंगाबाद के बारे में बताएंगे। और इन्होंने जो अपने जो महोत्सव हो रहा है उसके बारे में इन्होंने जो बताया वो रियली है। और अपने ज़िले की जो हमारी चीज़ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने घर का ही चीज़ नहीं जानेंगे तो बाहर का चीज़ जान के भी क्या करेंगे। तो अपने घर के बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए। और सिद्धेश्वर बाबू का एक बहुत है कि इसकी प्रख्याति प्रसिद्धि होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ की सरकार से, यहाँ से प्रशासन से, जिस तरह से मैं महाराष्ट्र गुजरात में देखता हूँ, जैसे एक सिटी साईं बाबा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अम्बा में एक छोटा सा मंदिर था, मैं और चेयरमैन सर गए थे जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, वहाँ भी उसी तरह सर मंदिर था। लेकिन आज सिटी आप जाकर देखिए, वहाँ कम से कम तो 20-25 5 स्टार होटल खुल गए और इतनी प्रख्याति है। तो ये हम लोग की जिम्मेवारी होती है कि हमारे जितने भी पुराने और जो सब हमारे भगवान से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से पुनपुन बताए कि अतिक्रमण का शिकार हो रहा है,
जबकि मुझे जहां तक मालूम है कि पुनपुन नदी यहां से निकलकर जाकर सोन में मिलती है पटना के पास। अगर वो अतिक्रमण में वहां शून्य हो जाएगा तो पुनपुन का ये खत्म ही हो जाएगा। तो इसको बचाना हर एक औरंगाबाद वासियों का एक जिम्मेवारी है, यहाँ की प्रशासन की जिम्मेवारी है, यहाँ की सरकार की जिम्मेवारी है कि उस नदी को बचाएं। मैं अपने न्यूज चैनल माध्यम के थ्रू पुनपुन नदी के लिए जरूर पूरे औरंगाबाद वासियों को मतलब आह्वान करता हूं कि पुनपुन को बचाइए। जो हमारी पुनपुन की कहानी औरंगाबाद से जिसका लिखा जाता है, जो शायद हमें लगता है कि कोइलवर या के आसपास कहीं जाकर सोन में मिल जाते हैं, फिर सोन आगे जाकर गंगा जी में मिल जाते हैं। तो वो जो पुरानी हमारी जो विरासत है उसको बचाना पूरे औरंगाबाद वासियों का कर्तव्य है और हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से लोग उस पर जागरूक होंगे। हमारे मंदिर की दरवाजा पूरब की तरफ होती है, ऐसे पश्चिम में बहुत जगह होती है, लेकिन देव की मंदिर की दरवाजा पश्चिम की तरह है। इसके मार्केट में बहुत र्यूमर है, लेकिन क्या सत्य है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। सत्य तो सर मैं भी नहीं बता सकता हूँ, मैं भी वही बता सकता हूँ जो जनश्रुति है, जो लोग बताते हैं। तो बताते यह हैं कि औरंगजेब, मैं उसके पहले भी कहा राजेश जी से कि औरंगजेब यहाँ आया था जी औरंगाबाद में और देव भी गया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो धार्मिक स्थल हैं उनका तोड़ना, उनको बर्बाद करना औरंगजेब का पहला उद्देश्य था, पहला लक्ष्य था। इसी लक्ष्य के तहत उन्होंने कहा कि हम देव मंदिर तोड़ेंगे। तोड़ने का उन्होंने आदेश दे दिया कि नहीं मंदिर तोड़ दे। तो वहाँ के पुजारियों ने कहा कि भाई आप तोड़ना चाहते हैं, सब जगह तोड़ दिया, आप यहाँ का मंदिर को मत तोड़िए, यहाँ का मंदिर को बहुत प्रसिद्धि है, यहाँ आप तोड़िएगा तो ना आपके लिए शुभ है ना हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए इस मंदिर को मत तोड़िए। तो उसने जोश में कहा दिया कि क्या प्रसिद्धि है, क्या यहाँ के शक्ति है यहाँ के मंदिर में। कहा कि आप जो कहिए वो हम शक्ति दिखा दें। वहाँ के पुजारियों ने कहा ठीक है, मंदिर का दरवाजा पूरब है, पश्चिम हो जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। अगर इसका दरवाजा पश्चिम हो जाएगा तो हम मंदिर को छोड़ देंगे। कहा कि ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सुबह आप आए और पहरा लगा दिया औरंगजेब उस मंदिर पर, लेकिन उस पहरे के बीच में ही उस मंदिर का दरवाजा रातों रात पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया, पूरब बंद हो गया और पश्चिम दरवाजा हो गया। ये मतलब शक्ति है भगवान, ये शक्ति है भगवान का, सूर्य भगवान का शक्ति है। और शक्ति के आगे नतमस्तक हुआ औरंगजेब और उस मंदिर को उन्होंने छोड़ दिया। और आज मंदिर का दरवाजा पश्चिम में है। ये जनश्रुति है, यही जो किताबें मिलती हैं पढ़ने के लिए, अगल बगल लोग जो बोलते हैं उनके बोलते हैं कि मंदिर का दरवाजा औरंगजेब के टाइम में पश्चिम है। मतलब मंदिर में शक्ति है, तभी तो 10 लाख 15 लाख लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जरूर कुछ है। और जिस तरह से हमारे सिद्धेश्वर बाबू ने बताया कि देव सूर्य मंदिर दरवाजा औरंगजेब बोला कि अगर शक्ति है तो अगर वो पश्चिम की तरफ हो जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा, और हुआ। तो ये स्टोरी बताने के लिए एक अच्छी ताली तो बनती ही है दर्शकों की। फिर सर मैं मंदिर पे ही आता हूँ, 1-2 बार, मतलब मैं तो काफ़ी बार गया हूँ देव, और मुझे बहुत आस्था भी है देव में। जब मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मतलब देव में एक बहुत बड़ा आस्था है कि वहां सर बताया जाता है कि चोर एक बार चढ़ रहे थे मंदिर में और गुम्बद शायद सोने का है और शायद गुम्बद तक नहीं पहुंच पाए, उसके पहले ही वो पत्थर हो गए। ये क्या कहानी है सर? कहानी यही है जो आप बोल रहे हैं, कहानी यही है, लोग यही बताते हैं कि सोने का जो कलश है इसको चुराने चोर जा रहा था और चोर कृपा से भगवान सूर्य भगवान के शक्ति से चोर सट गया। और जो आने वाले लोग हैं वही बताते हैं कि देखो वही चोर है, वो कलश चुराने जा रहा था और सट गया। वो जनश्रुति यही है, लोगों के बीच में यही धारणा है, लोगों के बीच में यही कहानी प्रचलित है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि यह प्रतीक मात्र भी हो सकता है जी। हाँ, हो सकता है प्रतीक मात्र की, भाई ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। यह प्रतीक मात्र भी है कि साहब लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि सूर्य भगवान में इतना शक्ति है कि तुम अगर ऐसा सोचोगे भी, ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा हो सकता है। तो यह मेरे ख्याल से मतलब ऐसा सर कहीं नहीं है कि चोर अगल बगल के गांव का होगा, ये है कुछ उसका एड्रेस मिला हो या कुछ मिला होता है कि किताब में वर्णित हो, जैसे वास्तविकता प्रतीक हो। नहीं, ऐसा तो मेरे जानकारी में नहीं है सर।
इसको और खोज करने की आवश्यकता है, इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो अब यह बात नहीं है कि जो कौन था, कहाँ का था, यह सब अभी सामने नहीं है। अच्छा, ये देव मंदिर किस युग का है सर? सर वहाँ तो लिखा हुआ है कि जो आयल थे, राजा आयल, उनके अभी 1 लाख वर्ष पूर्व का है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि मंदिर जो बनावट है मंदिर का, वह छड़ में गुथा हुआ है जी। तो छड़ तो सर बहुत पुराना नहीं है जी नहीं है, तो हो सकता है कि मंदिर का अस्तित्व उस समय का, जी मंदिर का अस्तित्व हो उस समय का जितना लिखा हुआ है। लेकिन बाद में सुधार होते होते या उसका सौंदर्यीकरण होते होते या उसका विस्तार होते होते यहाँ तक पहुँचा हो, तो यह हो सकता है। एक और बड़ी कहानी प्रचलित है औरंगाबाद में कि एक ही रात 3 मंदिर औरंगाबाद में बना, देव, उंगा और एक आपका गो के पास है देवकुंड। उसकी सर क्या कहानी है? उसकी कहानी की जनश्रुति ही है, उसका कहीं कोई इतिहास नहीं है, कहीं कोई आधार नहीं है, लेकिन बनावट बहुत मिलता जुलता है सर। लेकिन मिलता जुलता है। बनावट तो देव और उंगा का सेम है जी। हमको कभी कभी तो अनजान आदमी देखेगा तो जी। पता नहीं पाएगा कि देव का मंदिर है कि उनका का मंदिर है। तो बिल्कुल बनावट कंस्ट्रक्शन तो लगता है कि एक ही आदमी बनाया है, एक ही आदमी का बनाया हुआ है, एक ही मिस्त्री का बनाया हुआ है। और लोग कहना है कि वह मिस्त्री भगवान विश्वकर्मा थे। जी। बस यही लोगों का कहना है, भगवान विश्वकर्मा ने बनाया, एक ही रात में बनाया और एक ही राज मिस्त्री थे, वह थे भगवान विश्वकर्मा। यही लोगों की धारणा है, ये जनश्रुति है। और यही कुछ और भी कहानी था कि मतलब वो रात ही में बनना था, अगर सुबह हो जाएगा तो फिर मंदिर हाँ, नहीं, अधूरा रह जाएगा, हाँ, जैसा देवकुंड का हाँ, क्या है, ये क्या है सर? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है यह बात। यही लोग प्रचलित है, यही लोग बताते हैं कि एक ही रात में बनना था और विश्वकर्मा ने एक ही रात में बनाया। चलिए, सिद्धेश्वर बाबू से हमें बहुत औरंगाबाद के जो हमारे जो प्राचीन मंदिर था, चाहे यहाँ का जो था, उस पर बहुत नॉलेज मिला। सर कल क्या था औरंगाबाद, उसके बारे में आपने किया, अभी क्या औरंगाबाद है उसके बारे में, आने वाला हमारा औरंगाबाद कैसा रहेगा सर, उसके बारे में आप कुछ बताएं। उस पर 2 बातें बताना चाहते हैं। पहली बात तो बताना चाहते हैं कि हमने भगवान की कृपा से, बड़े लोगों को आशीर्वाद से हमने जो काम शुरू किया उसमें सफलता मिली जी। एक काम में सफलता नहीं मिली, वह काम है कि बिहार के जो आधे से अधिक जिले हैं वह धार्मिक जगहों या ऐतिहासिक जगहों के नाम पर है। जी। अपने औरंगाबाद जिला के आप दक्षिण जाएंगे तो पलामू जिला है। पलामू यहाँ बैठे हुए हमको लगता है कि कोई आदमी नहीं गए। पलामू एकदम जंगल में, पलामू राजा का किला था पलामू की। अच्छा। यहाँ हम भी पलामू में ननिहाल है, मैं पलामू में शिक्षा दीक्षा हुआ है, लेकिन मैं भी पलामू किला नहीं देखा। अच्छा। और उसी पलामू किला के नाम पर, पलामू राजा के नाम पर जिले का नाम पलामू। अच्छा। आप पश्चिम में चले जाए रोहतास, राजा रोहतास के नाम पर जिले का नाम रोहतास। आप और पीछे जाइए कैमूर है सर, कैमूर पर्वत श्रृंखला के नाम पर जिले का नाम कैमूर है, हेडक्वार्टर हुआ है। आप भोजपुर चले जाए सर, राजा भोज के नाम पर जिले का नाम भोजपुर है, हेडक्वार्टर आ रहा है उसको। वैशाली चले जाए सर, हेडक्वार्टर हाजीपुर है, जिले का नाम वैशाली है। वैशाली ऐतिहासिक जगह है हमारे लिए, लोकतंत्र वहीं से शुरुआत हुई लोकतंत्र की, उसके नाम पर वैशाली जिला है। नालंदा जिला चले जाए सर, बिहार से हेडक्वार्टर जिला का नालंदा जिला का नाम है, नालंदा आप सभी लोग जानते हैं। तो यह कहने का मतलब है कि बिहार में आधे से अधिक ऐतिहासिक जगहों और जगहों के नाम पर जिले का नाम है। तो मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि जब औरंगाबाद जिला बन रहा था तो जिले का पहचान देव से होता था, इस जिले का नाम देव क्यों नहीं हुआ? चलिए, जोरदार ताली है सर का, मतलब बहुत अच्छा मतलब है कि जिले का नाम देव क्यों नहीं हुआ। तो यह आंदोलन मेरा चल रहा है, जिले का नाम देव करने के लिए मेरा आंदोलन चल रहा है। सफलता नहीं मिली है। मैं निवेदन करता हूँ पहला कि आपके चैनल से और बाकी बैठे हुए तमाम लोग जी इस इशू को अपने स्तर से जितना बढ़िया उठा सकते हैं उठाएं, सहयोग करें। यह पहली बात कहना है कि आज औरंगाबाद है, कल हम लोग देव जिला में रहें, या भविष्य की चिंता हमको है, ये भविष्य के लिए मैं बोल रहा हूँ जी। पहली बात। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि औरंगाबाद का भविष्य सुनहरा है जी, सुनहरा है, उसका इतिहास औरंगाबाद का बदलने वाला है।
इसलिए बदलने वाला है कि अपने राजेश जी और हमारे सीनियर कुमार जोगेंद्र बाबू ने इतना बढ़िया संस्थान खोला है। संस्थान से अच्छे लड़के निकलेंगे, इंजीनियर बन के निकलेंगे, और उनसे आग्रह है कि आप अगर इंजीनियर बन रहे हैं तो सिर्फ नौकरी के लिए मत बने। इंजीनियर बन करके कुछ इंजीनियर में कुछ कौशल, कुछ फैक्ट्री लगाइए, कुछ उद्योग लगाइए आप लोग औरंगाबाद के भविष्य को संवारने के लिए। इसमें अहम रोल हो सकता है इस संस्थान का अहम रोल हो सकता है। सिर्फ इंजीनियर बन करके नौकरी पर पाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इंजीनियर पा करके इस देश के विकास में यहाँ का उद्योग लग जाए, फैक्ट्री लग जाए आपके द्वारा, तो आप समझते हैं कि इससे बढ़िया इस संस्थान का जो राजेश जी जिस उद्देश्य से शुरू किया है संस्थान, वह संस्थान का इससे बढ़िया उद्देश्य नहीं हो सकता है कि औरंगाबाद में निकलने वाले जो लोग हैं, औरंगाबाद में जो यहाँ के आधारभूत जो संरचना है को लेकर के आप कुछ उद्योग निकाल दें तो इससे बेरोजगारी खत्म होगी। यह तो कल का भविष्य हमको अच्छा लगता है। मतलब टेकर नहीं बनिए, गिवर बनिए, यही मेरा कहना है कि इनका मैसेज है कि छोटा छोटा जैसे चाइना आज इतना आगे बढ़ा, क्यों बढ़ रहा है, हमारा एक जो मिट्टी का दिया है वो भी अब चाइना से बनकर आ रहा है। तो घर घर मतलब रोजगार हम लोग खुद प्रोड्यूस करें और उसको अच्छा से मार्केटिंग करके बाहर भेजें तो हमारा जिला और डेवलप हो सकता है। और उसमें यहाँ के पूरे औरंगाबाद वासियों को इसमें तन मन धन के साथ लगना चाहिए। अगर आप कहीं 10,000 की नौकरी करते हैं, 20,000 की नौकरी करते हैं, लघु रोजगार करके भी आप उतना पैसा कमा सकते हैं और उससे भी बड़ा चीज है कि 5 लोग को नौकरी दे सकते हैं। तो ये मतलब मैसेज बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो इसे औरंगाबाद का भविष्य समझ सकता है। दूसरी बात कहना है सर, औरंगाबाद रेलवे लाइन से जुटने वाला है जी। अभी भी बजट के लिए पैसे का प्रावधान हुआ है। पटना से मेरा रेलवे लाइन से जुट जाएगा तो हम समझते हैं कि औरंगाबाद का भविष्य का सुधार कुछ रेलवे लाइन जुटने से भी हो जाएगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, हम लोग को पटना आने जाने में सुविधा मिलेगी। हम लोग मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ रहे हैं जी, और हमको लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी ही जी। मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो हमको स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा जी। यहाँ कृषि प्रधान जिला है, इस कृषि प्रधान जिला को आधार बना करके यहाँ हम लोग फैक्ट्री खोलाने के लिए हम लोग संघर्ष पहले भी शुरू किए हैं। फिर आज इस कार्यक्रम जी का एक ये हो सकता है कि इसको आज हम लोग एक उद्देश्य बना लें जी, इसके लिए हम लोग आज एक निर्णय लेकिन इसके लिए हम लोग करेंगे। तो औरंगाबाद का भविष्य बिजली घर बन गया है, भविष्य में सुधार हुआ है। पहले तो रोजगार नहीं मिले लेकिन आज इतना बड़ा फैक्ट्री खुला है तो औरंगाबाद का नाम तो गर्व देश में, सही बात है, वर्ल्ड में सर, वर्ल्ड में। और इसके चलते हम नाम तो औरंगाबाद में पूरे देश में है। तो औरंगाबाद का भविष्य उज्जवल है और हम समझते हैं कि इसमें सबकी भूमिका होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा चीज, 2 चीज मुझे सिद्धेश्वर बाबू की अच्छा लगा कि औरंगाबाद जो नाम है, यहाँ देव सूर्य मंदिर से औरंगाबाद की एक पहचान है। तो औरंगाबाद जिला का नाम उस मंदिर पर हो जिससे हमारे पूरे बिहार नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है औरंगाबाद। तो एक बहुत बड़ी चीज है और इसमें सबको आगे बढ़ चढ़कर खासकर हमारे जनप्रतिनिधि को आना पड़ेगा। और जिस दिन ये चीज सपना पूरा होता है तो हमारे चैनल के माध्यम से जिस तरह से सिद्धेश्वर बाबू ने इस चीज को बोला है उसको सभी को उठाना चाहिए और एक जन को बोलने से नहीं होगा, इसमें सारे जिला वासियों को लगना पड़ेगा। और जिस दिन ये मुकाम होगा एक अपने आप में देव का तो है ही पहचान, देव मंदिर का है ही, छठ पूजा मतलब देव मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।